हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुमित्रा एंड वेलकम टू टेट मंथन। डिस्कस करेंगे आज एक और बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी आपकी कॉलबर्ग का जो मॉरल डेवलपमेंट का जो सिद्धांत है, आपका नैतिक विकास का जो सिद्धांत है उसको डिस्कस करेंगे। और हिंदी इंग्लिश दोनों में आपका डिस्कशन रहेगा। नोट्स भी आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में है, तो जिस भी मीडियम से है आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है। और अगर डिस्कशन पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट करें। ठीक है। और एक चीज़ और, अगर आपको किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम है, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। ठीक है। स्टार्ट करते हैं। कॉलबर्ग जो है उनके बारे में एक छोटा सा इंट्रो कि उनका जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था 1927 में, और उनकी जो डेथ हुई थी कब हुई थी 1971 में। ठीक है। सीटेट में वैसे नहीं पूछा जाता है, पर फिर भी पता होना चाहिए जब हम इनकी थ्योरी पढ़ रहे हैं तो। ठीक है। तो इसमें आपको कुछ पॉइंट्स मिलेंगे, कुछ की पॉइंट्स है जिनको समझना ज़रूरी है, जैसे कि मॉरलिटी है क्या, क्योंकि मॉरलिटी पे बेस्ड है आपकी सारी थ्योरी। तो पता होना चाहिए कि मॉरलिटी क्या है, और कुछ कुछ की पॉइंट्स है कि भाई मॉरल रीजनिंग क्या है, मॉरल डिलेमा क्या है। ठीक है। वो कुछ समझेंगे, और लास्ट में कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे, ताकि आपकी जो समझ है वो बेहतर बनेगी, किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है। तो मॉरलिटी इज़ द ह्यूमन अटैम्प्ट to define what is right and wrong about our actions and thoughts and what is good and bad about our being who we are। ठीक है भाई, मॉरलिटी क्या है कि भाई ये वो गुण है जिससे कि हम सही और गलत की पहचान होती है। भाई समाज में कुछ नियम बने हुए हैं, कुछ तौर तरीके हैं, कुछ रूल्स है, कुछ कोड ऑफ कंडक्ट हैं। हमें जो है क्या सही है क्या गलत है ये बताने के लिए, तो उस सही और गलत को चूज़ करना कि भाई क्या सही है क्या गलत है, मेरे लिए क्या सही है और दूसरों के लिए भी वो सही होना चाहिए, उस सोचना, उस चीज़ को क्या है आपका मॉरलिटी है, नैतिकता है। ठीक है। ये आ गया आपका। अब जो आपका मॉरलिटी है इसके बारे में क्या कहा गया है कि भाई ये जो है आपकी किससे सीखी जाती है, समाज से सीखी जाती है, समाज परिवेश से सीखा। जब बच्चा जब जन्म लेता है ना, क्योंकि तो ना तो वो नैतिक होता है ना ही वो अनैतिक होता है। ठीक है। वो अच्छा बुरा सब कुछ किससे सीखता है, समाज से सीखता है, सोसाइटी से सीखता है। भाई किस चीज़ को अच्छा माना जाता है समाज में, किस चीज़ को बुरा माना जाता है। भाई चोरी करना पाप है, झूठ बोलना पाप है, गाली देना अच्छा नहीं होता। कहाँ से सीखता है बच्चा? वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट से सीखता है, वहाँ से वो चीज़ों को क्या करता है, सीखता है। और कुछ चीज़ें क्या होती है, बड़े होते होते उसको खुद समझ में आती है कि क्या सही है और क्या गलत है। ठीक है। तो ये हो गया आपका मॉरलिटी हो गया। उसके बाद आता है आपका मॉरल रीजनिंग। अब भाई मॉरलिटी है, कोई आप किसी चीज़ के बारे में कह रहे हो कि भाई ये गलत है ये सही है, ठीक है, ये अच्छा है ये बुरा है, तो उसके पीछे कोई रीज़न भी तो होगा ना, कोई तर्क भी तो आप देंगे, कोई लॉजिक भी तो देंगे, कोई रीज़न भी तो आपके पास होगा उस चीज़ को लेकर के। तो उसको हम क्या कहेंगे कि भाई मॉरल रीजनिंग। ठीक है। किसी भी चीज़ के बारे में अगर आप कोई फैसला लेते हैं कि वो अच्छा है या बुरा है, सही है या गलत है, ठीक है, तो क्या कहेंगे उसको आप मॉरल रीजनिंग। वो एक लॉजिक देना, उसके पीछे एक रीज़न देना क्यों सही है और क्यों गलत है, वो आपकी मॉरल रीजनिंग होती है। मॉरल डिलेमा क्या होता है? भाई आपके सामने क्या है, तीन सिचुएशन है, यहाँ जाऊँ यहाँ जाऊँ यहाँ जाऊँ, दुविधा है आपके सामने, तो क्या होगा आपका मॉरल डिलेमा है। भाई ये ट्रेन आ रही है, ठीक है, और यहाँ ये जो बंदा है ये इस ट्रेन की इस पटरी को चेंज कर सकता है, इधर साइड ले जा सकता है, इधर साइड ले जा सकता है। अब इसके मन में दुविधा है कि मैं इस एक बंदे को बचाऊं या फिर इन 5-7 बंदों को बचाऊं। ये क्या है, डिलेमा है इसके माइंड में। अब एक बार के लिए 99% लोग यहाँ पे क्या कहेंगे कि भाई इस साइड में ट्रेन को भेजना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एक ही बंदे की जान खतरे में, कम से कम इतने सारे लोग तो बच जाएंगे ना। लेकिन यहाँ पर डिलेमा और सिचुएशन दोनों चेंज हो जाते हैं। अगर सिचुएशन ये हो कि यहाँ जो इंसान खड़ा है वो इसका फादर हो या कोई नॉन हो, ठीक है, तब क्या डिसीजन होगा? तब डिलेमा होगा कि भाई अब इस ट्रेन को इधर भेजना चाहिए या इधर भेजना चाहिए। ये एक इंसान है लेकिन फिर भी क्या है, जान पहचान का है या मेरे रिलेशन में है। ठीक है। ये बहुत सारे इंसान है लेकिन मैं इनको जानता नहीं हूँ। तो यहाँ क्या होगा, आपकी मॉरलिटी, आपका तर्क जो होगा, आपका डिलेमा जो होगा, डिलेमा तो सेम रहेगा, दुविधा तो है आपके मन में, लेकिन आप जो तर्क देंगे, जो रीजनिंग देंगे ना, वो अलग होगी आपकी कि भाई मैं तो इसको बताऊंगा क्योंकि मेरा अपना है ये। ठीक है। ये सबको मैं जानता नहीं हूँ। तो ये आपका क्या है, किसी भी दो रास्ते पर चलने के लिए, तीन रास्ते पर चलने के लिए आपको एक चुनना है, दो आपको छोड़ने पड़ेंगे। वो क्या है, आपका डिलेमा है, दुविधा है कि भाई क्या किया जाए, यहाँ जाया जाए या यहाँ जाया जाए।
ठीक है। तो इसमें एक फेमस डिलेमा है हाइंस डिलेमा, जो इनकी थ्योरी जिस पर बेस्ड है। इन्होंने काफ़ी सारी कहानियाँ जो थी वो ली थी, और उनमें से एक हाइंस डिलेमा जो है सबसे फेमस है। तो इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। हाइंस जो एक व्यक्ति है जिनकी जो वाइफ है वो बीमार है, कैंसर है उनको, और एक मेडिसिन है जिससे वो ठीक हो सकती है, और वो मेडिसिन एक ऐसे फार्मिस्ट के पास में है जो भाई उस मेडिसिन को देगा, लेकिन कहता है कि भाई मैं तो इसकी 4 गुना 5 गुना एक्स्ट्रा कीमत पर इसको दूंगा, क्योंकि मैंने इसको बनाने में मेहनत की है, तो जितने हो सकते हैं अब मैं इससे पैसे जो है वो कमाऊंगा। तो हाइंस ने कहा भाई इतने पैसे मेरे पास नहीं है, मेरी बीवी की मतलब जान खतरे में, तुम मुझे दे दो। तो उसने बोला मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे इतने पैसे चाहिए, मतलब चाहिए। तो हाइंस ने बहुत सारी जगहों से पैसे का जुगाड़ करके उसको दिया, लेकिन फिर भी वो मेडिसिन देने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, उतने ही अमाउंट में देगा, जो 10 गुना ज़्यादा मांग रहा है उतने ही अमाउंट में देगा, उससे कम में नहीं देगा। तो हाइंस क्या करता है कि भाई वो क्या करता है, रात के टाइम जा करके उस केमिस्ट की दुकान को तोड़ करके वहाँ से चोरी करके वो मेडिसिन ले आता है और अपनी बीवी की जान बचाता है। अब इस पर क्या है, कॉलबर्ग ने यहाँ पर कुछ बच्चों को लिया है। ठीक है, जो स्टेजेस में जो एज उनकी ली है कि भाई 3 आपके लेवल्स लिए हैं उन्होंने, और 2-2 वहाँ पर स्टेजेस रखी है, जिनमें बच्चे हैं कुछ उम्र के, कि 3 साल से लेकर शायद 16 या शायद मैक्सिमम 18 साल तक के उन्होंने जो है स्टूडेंट लिए हैं। और वो भी क्या है, मेल जो आपके हैं वो लिए हैं उन्होंने। ठीक है, फीमेल्स को नहीं इसमें इंक्लूड किया है, मेल्स को लिया है, और उनसे पूछा है भाई आप इस सिचुएशन में होते तो क्या करते। हाइंस ने ऐसा किया तो सही किया या नहीं किया। ठीक है, वो चीज़ें पूछी। अब कुछ क्वेश्चंस उनके जो थे वो काफ़ी पूछे जाते हैं कई बार, कि भाई उनके क्या क्वेश्चंस थे, क्या थे वो। तो उन्होंने पूछा कि शुड हाइंस हैव स्टॉलन द ड्रग, कि उनको क्या ड्रग चुराना चाहिए था, क्या हाइंस को दवाई चुरा लेनी चाहिए थी। वुड इट चेंज एनीथिंग इफ हाइंस डिड नॉट लव हिज वाइफ। ठीक है, क्या स्थिति बदल जाती है अगर वो अपनी वाइफ से प्यार नहीं करता होता, कि भाई अगर वो अपनी वाइफ से प्यार नहीं करता तो क्या उसको मरने देता वो। ठीक है, व्हाट इफ द पर्सन डाइंग वॉज अ स्ट्रेंजर, वुड इट मेक एनी डिफरेंस, कि भाई अगर वो जो इंसान मरने वाला इंसान है कोई अजनबी होता तो क्या अंतर पड़ता। ठीक है, वो तो उसकी वाइफ थी, उसको बचाने के लिए उसने मतलब चोरी कर ली। अगर कोई अजनबी होता तो क्या तब भी वो चोरी करता, तब भी क्या चोरी करना ठीक मानता वो, क्या उसको उसको जो लॉजिक देता वो ठीक था। तो ऐसे कई सारे क्वेश्चंस जो है वो उन बच्चों से पूछे गए, और उसके बेस्ड पर उन्होंने क्या आंसर दिए उनको मतलब सुना कॉलबर्ग ने, और आंसर के पीछे उन्होंने क्या रीजनिंग दी, क्या तर्क दिया उन्होंने, उसके बेस्ड पर ये जो है थ्योरी बनाई गई। ठीक है, तो कुछ स्टेजेस दिए इसमें, देख लेते हैं एक बार। अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, देयर आर 6 स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट नोन एज कोहलबर्ग स्टेज ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। कोहलबर्ग ने क्या किया, इसको स्टेजेस दी, इसको अवस्था सिद्धांत भी कहते हैं। अगर पूरी थ्योरी का नाम ना हो और सिर्फ स्टेज थ्योरी हो ना, तब भी आप क्या कहेंगे, कोहलबर्ग की थ्योरी को ही आप वहाँ पहचानेंगे पेपर में। ठीक है, इन्होंने क्या किया, 6 अवस्थाएं दी है। ठीक है, और उसमें क्या बोला है, उस अवस्था को इन्होंने यूनिवर्सल माना है। यूनिवर्सल मीन्स एवरी चाइल्ड पास थ्रू दीज स्टेजेस, भाई उनके हिसाब से हर बच्चा इन अवस्थाओं से होकर गुजरता है। ठीक है, और सारी स्टेजेस जो है ना वो गो थ्रू अ सीक्वेंस, यानी कि एक स्पेसिफिक जो है सीक्वेंस में जाएगी। ठीक है, चेंज नहीं होगी, सबके लिए उसी सीक्वेंस में चलेगी। आपकी जो स्टेजेस है वो एक निश्चित क्रम में चलेगा, इनको बदला नहीं जा सकता, ऐसा उनका मानना है अपनी थ्योरी में, और उसी के बेस पे उन्होंने उसको बनाया है। तो इनके स्टेजेस क्या है देख लेते हैं ज़रा एक बार के लिए। तो स्टेजेस है, देखते हैं। फर्स्ट जो लेवल है आपका, जैसे कि मैंने बताया आपको 3 लेवल्स मिलेंगे, 1 2 3 लेवल्स है, और इनकी 2 स्टेजेस है, सब स्टेजेस हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपसे 2 तरीके से बनता है, या तो पूछ लेगा कौन से लेवल में आता है, ये जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा ये स्थिति जो कौन से लेवल में आती है 1 2 3 में से, या फिर इनमें से कौन सी स्टेजेस में आती है। तो आपको दोनों चीज़ें जो है क्लियर होनी चाहिए कि लेवल 3 है, स्टेजेस जो है आपके क्या है वो आपके 6 हैं। ठीक है, स्तर क्या है आपके 3 हैं। तो इसमें 2 स्तर आते हैं आपके। लेवल 1 में आपके 2 हैं, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट की बात हो रही है यहाँ पे, आज्ञा और दंड की अवस्था। दूसरा है ईगो सेंट्रिज्म की बात है यहाँ पर, ईगो और इंडिविजुअल और एक्सचेंज। ठीक है, पर्सनल रिवॉर्ड ओरिएंटेशन, टिट फॉर टैट भी इसको हम कहते हैं। अहंकार की अवस्था होती है, बच्चा ईगो सेंट्रिज्म, अपने बारे में अपने तक सेंटर रहता है, उसकी नैतिकता सिर्फ अपने लिए है। ओबीडियंट और पनिशमेंट क्या है, भाई आज्ञा इसलिए मानेगा, ठीक है, ओबीडियंट इसलिए रहेगा कि भाई डांट नहीं पड़ जाए। ठीक है, अच्छा काम इसलिए करेगा कि ताकि मम्मी से मार ना पड़े। ठीक है, मतलब कि अगर किसी चीज़ के लिए अगर पिटाई हो रही है तो इसका मतलब वो काम करना गलत है, अगर किसी चीज़ के लिए शाबाशी दी जा रही है तो वो काम करना सही है। उसके लिए नैतिकता का सिर्फ इतना ही मतलब है, नैतिकता फिलहाल उसके अंदर ज़ीरो है, वो नहीं समझता नैतिकता क्या है, मॉरलिटी क्या है, क्या समाज है, क्या नियम है। पूर्व परंपरागत यानी किसी परंपरा को नहीं जानता, किसी कन्वेंशन को वो नहीं समझता, वो क्या है आपकी ये वाली स्टेज है। ये दोनों स्टेज
अगर आपसे पूछ लिया जाए कौन सी ऐसी स्टेज है जहाँ पर वो मॉरलिटी के बारे में बिल्कुल कुछ नहीं जानता है, तो कौन सी लेवल होगा आपका? लेवल नंबर 1 होगा आपको। स्टेजेस कौन सी है? फर्स्ट और सेकंड स्टेज है, जहाँ पर बच्चा कुछ नहीं जानता मॉरलिटी के बारे में, सिर्फ अपने तक सीमित है उसकी चीज़ें, ठीक है। एक्सचेंज, इंडिविजुअल एंड एक्सचेंज का मतलब क्या है? पर्सनल रिवॉर्ड ओरिएंटेशन, यानी कि भाई अगर मैं आपके लिए ये काम करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा। अगर मैं आपके लिए मार्केट से कोई सामान ला करके दे रहा हूँ तो उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा पैसे मुझे भी दो, जिससे कि मैं अपने लिए कोई सामान लेकर के आऊँगा, ठीक है। भाई कुछ आप मुझे दे रहे हो तो एक काम करो, जो पिज़्ज़ा के पैसे मुझे भी दे दो, मैं पिज़्ज़ा खा के आऊँगा अपनी तरफ से, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका? रिवॉर्ड ओरिएंटेशन, टेट फॉर टैट, कि भाई मैं तुम्हारे लिए ये करूँगा, तुम मेरे लिए करोगे। हर तरीके से क्लास में आपने देखा होगा, अगर 2 बच्चों में झगड़ा हो रहा है, टीचर के पास जाएंगे, अगर टीचर ने पूछा क्या किया तो बोलेंगे उसने मुझे थप्पड़ मारा, ठीक है। तो आप बोलेंगे आपने क्यों थप्पड़ मारा? बोला पहले इसने मेरा नोटबुक फाड़ दिया इसलिए मैंने इसको थप्पड़ मारा। मतलब यहाँ पे गांधी जी वाला सिद्धांत नहीं चलेगा कि एक थप्पड़ मार दिया दूसरा गाल आगे कर दिया, नहीं, अगर उसने थप्पड़ मार दिया तो वो भी बदले में थप्पड़ मारेगा नेक्स्ट वाला जो बच्चा है वो, ठीक है। तो ये क्या है आपका? फर्स्ट आपका लेवल है। सेकंड लेवल क्या है आपका? स्टेज ऑफ एप्रिशिएशन, यानी कि यहाँ पर प्रशंसा की अवस्था है। अच्छा लड़का अच्छी लड़की, हर काम बच्चा इसलिए करेगा, A+ लेकर आएगा, भाई मम्मी कहेगी वाओ वेरी गुड गर्ल, टीचर कहेगी वाओ यू आर वेरी इंटेलिजेंट, यू आर वेरी गुड। भाई सिर्फ और सिर्फ एप्रिशिएशन के लिए बच्चा जो है वो यहाँ पर क्या करेगा? मॉरलिटी का मतलब समझेगा, ठीक है। चीज़ों को सही और गलत किस हिसाब से समझेगा कि भाई अगर चीज़ों की तारीफ़ हो रही है तो मैं अच्छा कर रहा हूँ, अच्छा सुनने के लिए मतलब चीज़ें करेगा वो, कुछ भी अच्छा काम करेगा तो अपनी तारीफ़ के लिए करेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा? थोड़ा सा मेच्योरिटी लेवल होगा बच्चे का, 8 से 13 साल की एज होती है ये। वहाँ क्या था? ईगोसेंट्रिज्म था, बच्चा सिर्फ अपने बारे में सोचेगा। यहाँ थोड़ा सा उससे आगे मेच्योर होगा बच्चा कि भाई किसी दूसरे के पर्सपेक्टिव से चीज़ों को समझ पाएगा। मेंटेनिंग या रिस्पेक्ट द सोशल ऑर्डर या लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा? समाज व्यवस्था के प्रति थोड़ा सम्मान की भावना आएगी कि भाई कोई नियम हमारे लिए बनाए गए हैं तो सही बनाए गए हैं। भाई रेड लाइट का जो पालन है जो हमें करना चाहिए तो सही करना चाहिए, भाई सरकार ने हमारे लिए नियम बनाया है तो बिल्कुल सही बनाया, ट्रैफिक रूल है तो हमें इसका पालन करना चाहिए। भाई जो भी समाज में नियम बने हैं उनको वो समझने लगेगा कुछ हद तक, ठीक है। उसके बाद आती है आपकी प्री कन्वेंशनल स्टेज। ये जो है ये काफ़ी अपर लेवल की स्टेज है। बच्चा जब आपका आप वहाँ जो लेवल था आपका, जैसे कि ठीक है, यहाँ क्या था आपका कि 8 to 13 ईयर है। अब यहाँ क्या है? इससे आगे की स्टेज है, 13 ईयर से ऊपर के जो बच्चे हैं वहाँ के लिए ये स्टेज है। और ये वाला सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट, यहाँ पे सामाजिक समझौते की अवस्था होगी, ठीक है। और व्यक्तिगत राइट की भी बात होगी यहाँ पर। भाई यहाँ पे क्या होगा? बच्चा सामाजिक समझौता करेगा कि भाई जो भी समाज में नियम बनाए गए हैं मैं उनको मानने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमारी भलाई के लिए बनाए गए हैं। लेकिन अगर बात आती है किसी इंडिविजुअल के राइट की, या फिर कहीं कुछ गलत होता देखता है वो सामाजिक नियमों की वजह से, तो क्या होगा? इस स्टेज पे बच्चा चुप नहीं रहेगा। एडोलेसेंस वाली स्टेज होती है ना जो, वहाँ पे भाई अगर किसी चीज़ के खिलाफ जाना पड़े कुछ अच्छी चीज़ के लिए तो मैं खिलाफ भी वहाँ पर क्या होगा? जा सकेगा बच्चा, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा? जैसे कि यहाँ क्या मान रहा था बच्चा कि भाई रेड लाइट जो है वो क्रॉस नहीं करनी चाहिए। अब इस स्टेज में क्या मानेगा बच्चा? सामाजिक समझौते और इंडिविजुअल राइट में। भाई अगर एक बंदे को आप हॉस्पिटल लेकर के जा रहे हो, बंदा मर रहा है बिल्कुल, ठीक है, हॉस्पिटल पहुंचना बहुत ज़रूरी है, तो वो क्या कहेगा? भाई रेड लाइट का पालन करना ज़रूरी है लेकिन इस बंदे को बचाना उससे ज़्यादा ज़रूरी है। तब वो क्या करेगा? रेड लाइट क्रॉस कर देगा, सिग्नल तोड़ देगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका? भाई सामाजिक समझौता मानना है, लेकिन किसी नुकसान हो रहा है किसी का अगर, तो उसको तोड़ा भी जा सकता है, ठीक है। यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल क्या है आपके? इसमें ये है कि भाई अगर बंदा जो है, कोई भी इंसान जो इस लेवल पर पहुंचता है वो अपने आप को भूलकर दूसरों के लिए बलिदान देने के लिए तैयार रहता है हमेशा, ठीक है। कि भाई कोई भी चीज़ अगर मेरा नुकसान भी हो जाता है और लाखों लोगों का फ़ायदा होता है तो मैं उस चीज़ को करूँगा। जैसे कि भगत सिंह का एग्जाम्पल ले सकते हैं, फ्रीडम फाइटर्स हमारे जितने भी हैं वो एग्जाम्पल ले सकते हैं, आर्मी है हमारी जो दिन रात हमारे लिए मेहनत करती है, ठीक है, बॉर्डर पे हमारे लिए तैनात खड़ी है। तो वो सब क्या है? वो सब क्या है? यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल के उसमें आते हैं कि भाई हमारा कहीं पर भी नुकसान हो जाता है फिर भी हम लोग क्या है? लाखों लोगों की जान बचाने के लिए हम अपनी जान जो है वो खतरे में डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका। उसके बाद में इस थ्योरी की क्रिटिक्स की गई है, आलोचना की गई है। तो क्यों की गई है उसके कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। ये थ्योरी जो क्या थी? कल्चर बायस्ड थी। भाई संस्कृति का भेद था इस थ्योरी में। जो फॉरेन में जो बच्चे थे जहाँ वो रह रहे थे उन्हीं को लेकर के क्या है, उन्होंने
इस थ्योरी को बना दिया, उनकी सोच के बेसिस पर ही इस थ्योरी को उन्होंने क्या कर दिया, बना दिया। मतलब अगर कोई बंदा फॉरेन में रह रहा है और कोई बंदा यहाँ इंडिया में रह रहा है, तो दोनों के कल्चर्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क रहेगा। तो एक ही कल्चर के बेस पर कोई थ्योरी किस तरीके से यूनिवर्सल हो सकती है। और उन्होंने कहा कि ये चीज़ें सार्वभौमिक है, तो सार्वभौमिक तो नहीं हो सकती ना, क्योंकि इंडिया के कल्चर कुछ और है, वहाँ के कल्चर कुछ और है। तो ये क्या है, कल्चर बायस्ड है। जेंडर बायस्ड क्यों है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ जो सैंपल लिए थे, जो जिन बच्चों से इंटरव्यू लिया था, जिन बच्चों से पूछा गया था कि आपकी क्या राय है हाइंस डिलेमा के बारे में या कोई और स्टोरी के बारे में, तो वो सिर्फ लड़कों से पूछा गया था। वहाँ पर क्या है, फीमेल्स को इंक्लूड नहीं किया गया था। अगर फीमेल्स को वहाँ पर पूछा जाता तो उसके रिजल्ट कुछ और होते, क्योंकि फीमेल्स को माना जाता है कि भाई इमोशनली फीमेल्स जो है थोड़ा इमोशनली सोचती हैं, ठीक है। मेल्स जो होते हैं वो नियम कानून के हिसाब से ज़्यादा सोचते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जेंडर बायस्ड होता है। यूनिवर्सल स्टेज, उन्होंने कहा कि भाई सार्वभौमिक यही अवस्थाएं होती है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि भाई हर बच्चा जो है वो इन्होंने जैसे कि कहा कि भाई स्टार्टिंग में जो बच्चा होगा वो क्या करेगा, ओबीडियंट होगा, क्योंकि वो दंड से बचने के लिए, और वो सिर्फ उसी पर्टिकुलर एज का बच्चा करेगा। जबकि आप अभी देखेंगे, आप इतने बड़े हो गए हैं फिर भी आप क्या करेंगे, कुछ चीज़ें सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि आपके पेरेंट्स से आपको डर लगता है कि भाई मम्मी पापा जो है ना वो मतलब धक्के मार के घर से निकाल देंगे अगर इस तरह की कोई हरकत की तो वो वाली सिचुएशन ज़रूरी नहीं है कि वहीं लागू होती है, वो आज तक भी आप लोगों पे लागू होती है, ठीक है। पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं, तो उसमें भी क्या है, आपको कुछ चीज़ें क्या है मॉरलिटी के बेस पे ना देख करके ये सोचेंगे कि भाई अगर किसी कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो कई बार क्या होता है, कुछ सीखने के लिए नहीं कर रहे हैं या कुछ सिखाने के लिए नहीं कर रहे हैं, बल्कि इसलिए कर रहे हैं कि भाई यहाँ अच्छी खासी मोटी सैलरी मिलेगी। तो स्टेजेस जो है वो सिर्फ उस पर्टिकुलर स्टेज तक नहीं है, आगे भी वो जो माइंड में जो है वो रहता है इंसान के। तो ये सार्वभौमिक अवस्थाएं नहीं है, वो हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, परिकल्पनात्मक परिस्थितियां दी गई है। बच्चों को जो चीज़ बताई गई है वो रियल नहीं है, क्योंकि इंसान जब खुद पर आती है तो कुछ और करता है। वो कहते हैं ना, हम अपने लिए सबसे अच्छे वकील रहते हैं और दूसरों के लिए बहुत अच्छे जज साबित होते हैं। दूसरों के मामले में हम कुछ अलग फैसले करते हैं, अपने मामले में कुछ अलग फैसले करते हैं। तो जो स्टोरीज सुनाई गई थी वो हाइपोथेटिकल थी, बिल्कुल परिकल्पना थी बच्चों के लिए, कुछ रियल नहीं था उनके लिए। रियल सिचुएशन में इंसान कुछ और डिसाइड करेगा, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो पूछे गए हैं आपसे। क्या है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कोलबर्ग स्टेजेस ऑफ मॉरल रीजनिंग, अंडर विच स्टेज would the given typical response of a children fall? Your parent will be proud of you if you are honest, so you should be honest। मतलब कि किसी बच्चे को दिया गया विशिष्ट उत्तर कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों को, विषय वस्तु को किस सोपान के अंतर्गत आएगा। भाई किसी को ये कहा जाए किसी बच्चे को कि यदि आप ईमानदार हो तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार होना चाहिए। भाई बच्चे को ईमानदारी के जो गुण है उसका असली मीनिंग नहीं मालूम है, सिर्फ उसको ये कि भाई अगर ईमानदार रहोगे तो आपके पेरेंट्स जो आप पर प्राउड करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा आपका, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन यानी सामाजिक संकुचन, पनिशमेंट ओबीडियंस, दंड आज्ञाकारिता, गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। लॉ एंड ऑर्डर वाली यहाँ पर बात ही नहीं है, क्योंकि वो किसी नियम को नहीं मान रहा है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है, दंड और आज्ञा की भी कोई बात नहीं हो रही कि भाई तुम ईमानदार नहीं रहोगे तो तुम्हें दंड मिलेगा। यहाँ पर क्या है, भाई ईमानदार रहोगे तो तुम्हारे पेरेंट्स तुम पर प्राउड करेंगे, यानी कि गुड बॉय गुड गर्ल वाली सिचुएशन है कि भाई प्रशंसा पाने के लिए, अपने पेरेंट्स की नज़रों में अच्छा रहने के लिए ईमानदार होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अकॉर्डिंग टू द प्री कन्वेंशनल लेवल ऑफ कोलबर्ग थ्योरी, टू विच ऑफ द फॉलोइंग वुड एन इंडिविजुअल टर्न व्हेन मेकिंग एन मॉरल डिसीजन। कोलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरफ प्रवृत्त होगा। भाई जो फर्स्ट लेवल दिया गया, अभी देखो यहाँ पर लेवल की बात की गई है, स्टेज की बात नहीं की गई है। फर्स्ट लेवल प्री कन्वेंशनल, पूर्व परंपरागत, यानी कि बच्चे को परंपराओं के बारे में कुछ नहीं पता है, तो वहाँ पर इनमें से कौन सा जो एक नैतिक निर्णय होगा, पर्सनल नीड एंड डिज़ायर, इंडिविजुअल वैल्यूज़, फैमिली एक्सपेक्टेशन या फिर पोटेंशियल पनिशमेंट इन्वॉल्व्ड, व्यक्तिगत आवश्यकताएं, व्यक्तिगत मूल्य, पारिवारिक अपेक्षाएं या फिर अंतर्निहित संभावित दंड। यहाँ पर बच्चा सिर्फ और सिर्फ पनिशमेंट के डर से मॉरलिटी को मतलब अपनाएगा। फर्स्ट जो स्टेज होती है, फर्स्ट जो लेवल है आपका प्री कन्वेंशनल, उसको नहीं मालूम कि क्या आपकी व्यक्तिगत आवश्यकताएं हैं, क्या मूल्य है, क्या फैमिली की एक्सपेक्टेशंस है, कुछ नहीं पता। उसको सिर्फ ये पता है मैं अगर कुछ गलत काम करूँगा तो मुझे पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इन लॉरेंस कॉलबर्ग थ्योरी विच लेवल सिग्निफाइज द एब्सेंस ऑफ मॉरलिटी इन द ट्रू सेंस। लॉरेंस कॉलबर्ग के सिद्धांत के कौन सा स्तर है जिसमें नैतिकता को क्या है, अनुपस्थिति माना गया है, सही अर्थ में सूचित किया गया। कौन सा ऐसा लेवल है जिसमें आप कह सकते हो कि बच्चे के अंदर मॉरलिटी बिल्कुल भी नहीं है, वो जानता ही नहीं है मॉरलिटी क्या है।
तो वो ये क्वेश्चन बिल्कुल लास्ट वाले क्वेश्चन का ही एक घुमाया हुआ क्वेश्चन है, लेवल 3, 4, 1 या फिर सेकंड। तो ऑब्वियसली लेवल फर्स्ट है, जहाँ पर बच्चे को बिल्कुल नहीं पता होता कि मॉरलिटी क्या है क्या नहीं है। उसको सिर्फ 2 चीज़ें पता है, अगर कुछ काम गलत करेगा तो उसको क्या होगा, उसको दंड मिलेगा, अगर अच्छा करेगा ओबीडियंट बनेगा तो उसको शाबाशी मिलेगी। दूसरा क्या है, टिट फॉर टैट वाली सिचुएशन, भाई मैं ये करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, ठीक है। दोनों चीज़ें अपने से रिलेटेड करेगा वो, उसको मॉरलिटी से कोई मतलब नहीं है फर्स्ट लेवल पर, ठीक है। व्हाट इज़ द मेजर क्रिटिसिज्म ऑफ कोलबर्ग की स्टोरी जो है, कोलबर्ग की थ्योरी, उसका मेजर क्रिटिसिज्म क्या है, ठीक है, प्रमुख आलोचना क्या है। कोलबर्ग डिड नॉट गिव क्लियर कट स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। Kohlberg proposed a theory without any appreciable basis. Kohlberg proposed that moral reasoning is developmental, और Kohlberg did not account for cultural difference in moral meaning of man and woman. तो यहाँ पर क्या है कि कोलबर्ग ने नैतिक विकास की अवस्थाओं को स्पष्ट नहीं किया है, या फिर उन्होंने बिना किसी अनुभूतिमूलक आधार के सिद्धांत प्रस्तुत कर दिया है। कोलबर्ग ने प्रस्ताव किया कि नैतिक तार्किकता विकासात्मक है, या फिर उन्होंने पुरुष और महिलाओं की नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को महत्व नहीं दिया। बिल्कुल सही है कि उन्होंने जो है जेंडर बायस, जो सैंपल्स थे उनके वो जेंडर बायस थे। उन्होंने महिलाओं और पुरुषों की अलग अलग जो सांस्कृतिक विभिन्नता हो सकती है, अलग अलग उनके तर्क हो सकते हैं, उनको उन्होंने क्या किया, बिल्कुल इग्नोर कर दिया, उनको महत्व नहीं दिया, ठीक है। फिर आता है अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग द थिंकिंग प्रोसेस इन्वॉल्व इन जजमेंट अबाउट क्वेश्चन ऑफ राइट एंड रॉन्ग इज कॉल्ड। भाई अगर कोलबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने का चिंतन शामिल होगा तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा, मॉरल रियलिज्म यानी नैतिक यथार्थवाद, मॉरल डिलेमा यानी कि नैतिक दुविधा, मॉरलिटी कॉपरेशन यानी कि सहयोगी नैतिकता मैट्रिक्स, या फिर मॉरल रीजनिंग यानी कि नैतिक तर्क करना। यानी कि जब भी आपको सही और गलत का प्रश्न हो, कुछ एक चुनना हो, तो क्या होगा, आपके लिए नैतिक दुविधा होगी कि भाई यहाँ जाऊँ या यहाँ जाऊँ, ये राइट है या ये रॉन्ग है, आपको चुनना होगा वहाँ पर, ठीक है। तो क्या होगी, नैतिक दुविधा होगी वहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 6 आज के लिए लास्ट। अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग आ टीचर कैन इंस्टॉल मॉरल वैल्यूज़ इन चिल्ड्रन बाय। कोलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास किस तरीके से कर सकता है, गिविंग स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन ऑन हाउ टू बिहेव, भाई कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए, इस पर कठोर निर्देश देना चाहिए। इन्वॉल्विंग देम इन डिस्कशन ऑफ मॉरल इश्यूज़, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चा पर उन्हें शामिल करना चाहिए। लेइंग क्लियर रूल ऑफ बिहेवियर, व्यवहार के नियम स्पष्ट कर देने चाहिए। या फिर गिविंग इंपॉर्टेंस टू रिलीजियस थिंग्स, ठीक है। तो क्या है, धार्मिक शिक्षा को आपको महत्व देना चाहिए। तो यहाँ पर क्या होगा आपका कि भाई उनको इन्वॉल्व करना चाहिए नैतिक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। भाई बच्चे के साथ में आप डिस्कशन कीजिए, इन्वॉल्व कीजिए उसको डिस्कशन में कि भाई जो भी मॉरल इशू है, नैतिक मुद्दे हैं, उन पर उन बच्चों की क्या सोच है, और ऐसी सोच है तो किस लिए है। एज ए टीचर आप उनको ये मत कहिए कि भाई ये चीज़ ऐसे होती है और तुम्हें ऐसे ही करनी है, तुम्हें ये वाला व्यवहार करना है। उनको इंस्ट्रक्शंस दे दिया आपने स्ट्रिक्टली। कोई भी बच्चा इस तरीके से मॉरलिटी को नहीं समझ सकता, बल्कि आप क्या करेंगे, उनके साथ में इस चीज़ को डिस्कस करेंगे, जो भी मुद्दे हैं उनके ऊपर खुल करके चर्चा करेंगे, तो उन्हें समझ में आएगा। आप उनके अंदर एक मॉरल वैल्यू को जो है डाल सकते हैं एज ए टीचर, ठीक है। तो ये था फ्रेंड्स आज का डिस्कशन। आई होप कि आपको समझ में आया हो। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करें और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी करें। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग।